पोखर गांव में दिसंबर 2024 में लोगों ने सीएम पेमा खांडू का पुतला जलाकर अपना विरोध दिखाया। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अन्य जगहों में लगातार फ्लड देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 13 पर लैंडस्लाइड के कारण एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जब कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, जब डाटा शेयरिंग सिर्फ एक लूज मैकेनिज्म तक सीमित है और जब ये डैम एक अर्थक्वेक प्रोन हाई रेनफॉल जोन में है, तो क्या होगा अगर चाइना ने पानी रोका या अचानक बहा दिया। 1950 का असम तिब्बत अर्थक्वेक याद रखना जरूरी है। 8.6 मैग्नीट्यूड का ये पावरफुल अर्थक्वेक एक ऐसी नदी जो 3 देशों तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश की लाइफलाइन है, ब्रह्मपुत्र, जहां इसके पानी से आसाम और बांग्लादेश में जिंदगियां चलती है, वही हर साल ये नदी आसाम को डुबा देती है। लाखों लोगों का घर, जमीन और सपने फ्लड में बह जाते हैं। इसी नदी के ऊपर चाइना बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, मेडोक हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसका स्केल इतना भयंकर है कि 2000 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप हर सेकेंड 2000 क्यूबिक मीटर पानी को डाइवर्ट करेगा और 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली हर साल, जो 30 करोड़ लोगों को रोशन कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, जब कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, जब डाटा शेयरिंग सिर्फ एक लूज मैकेनिज्म तक सीमित है और जब ये डैम एक अर्थक्वेक प्रोन हाई रेनफॉल जोन में है, तो क्या होगा अगर चाइना ने पानी रोका या अचानक बहा दिया। असम और बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एक डैम नहीं, एक साइलेंट वेपन बन सकता है, जिसका हर टनल, हर ड्रॉप और हर डिसीजन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। क्या ये रिन्यूएबल फ्यूचर है या एक जियोपॉलिटिकल गैम्बल। हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है, वहाँ का सरकार ने तय कर दिया है कि वहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा बैरेज या डैम वहाँ पे बनाएंगे, करीबन 60,000 मेगावाट का। आखिर चाइना चाहता क्या है इस डैम के जरिए? आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेली समझेंगे। चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस किया है एक मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो तिब्बत में यालुंग यांगबो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये डैम बनेगा ये जगह पर जिसे ग्रेट बेन कहते हैं। यहाँ ये रिवर एक बड़ा यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश और फिर आसाम और बांग्लादेश में एंटर करता है। ये जगह इंडियन बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन इसका स्केल और लोकेशन ने इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इस डैम को कई रिपोर्ट्स में मेडोक हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से रिफर किया जा रहा है। ये चाइना का एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इस डैम को बनाने में अप्रोक्स $137 बिलियन की कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा। ये डैम प्राइमरीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। हर साल लगभग 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली बनाएगा। ये पावर 30 करोड़ लोगों को सप्लाई करने के लिए काफ़ी होगी। ये प्रोजेक्ट तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के लिए हर साल $3 बिलियन की इनकम ला सकती है। इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नए जॉब्स, इंजीनियरिंग और ट्रेड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। ये डैम चाइना के लो कार्बन डेवलपमेंट मॉडल का पार्ट है, जिसमें हाइड्रो, विंड और सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। साथ ही तिब्बत के रीजनल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा। चाइना ने 2035 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का टारगेट रखा है। इस डैम से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करके चाइना अपने फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट इस नेशनल क्लाइमेट गोल का एक हिस्सा है। ये डैम चाइना के 14 5-year प्लान और 2035 तक के ऑब्जेक्टिव्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसका फोकस एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी पे है। चाइना इसे ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में प्रमोट कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करेगा और एक्सट्रीम फ्लड जैसे डिजास्टर से बचाएगा। पर ये एरिया टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पर है। इस एरिया और आसपास के एरिया पर अर्थक्वेक एक बड़ा रिस्क है। 1950 का असम तिब्बत अर्थक्वेक याद रखना जरूरी है। 8.6 मैग्नीट्यूड का ये पावरफुल अर्थक्वेक, जिसका नुकसान डाउनस्ट्रीम एरियाज असम और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। चाइना का कहना है कि इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी में रहेगा, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश को इन क्लेम्स पर पूरा भरोसा नहीं है। डैम का लोकेशन इंडिया के बिल्कुल करीब है, जो इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक टेंशन बना देता है। इंडिया और बांग्लादेश को डर है कि चाइना के पास वाटर फ्लो का कंट्रोल होगा, इससे वे जब चाहे पानी को रोक या खोल सकते हैं। अगर बाई चांस चाइना डैम को खोल दे तो पूरा अरुणाचल प्रदेश, आसाम फ्लड से डूब जाएगा।
या फिर उन लोगों ने डैम बंद कर दिया तो वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम अराइज होगा। अगर कभी दिन कंट्री कन्फ्लिक्ट के वक्त पानी को वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में लगातार भारी बारिश के कारण फ्लड और लैंडस्लाइड से स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों में कम से कम 40 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 21 जिलों में फ्लड से स्थिति बहुत खराब है। काचर डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग संकट में है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अन्य जगहों में लगातार फ्लड देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 13 पर लैंडस्लाइड के कारण एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 44 राहत कैंप स्थापित किए गए, जहां 3000 से ज़्यादा लोगों को आश्रय दिया गया। नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के फेसमा गांव के पास भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर हिस्सा गिर गया, जिससे मणिपुर का संपर्क कट गया है। इतने बारिश के कारण ये सब हो रहा है, तो सोचो अगर चाइना डैम बना दे तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि डैम का कंट्रोल चाइना के पास होगा। 18 दिसंबर 2024 को NSA अजित डोवल और चाइनीज FM वांग यी के बीच एक डिप्लोमेटिक डिस्कशन हुआ था, लेकिन कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं निकला। इस डैम का हाइड्रो पावर पोटेंशियल 60,000 मेगावाट होगा, जो चाइना के 3 जोस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा है। ये एरिया सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और डैम कंस्ट्रक्शन से लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का रिस्क बढ़ सकता है। साथ ही डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ पर भी इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते चाइना अब स्ट्रीम कंट्रोल लेके रीजनल डोमिनेंस बनाना चाहता है, स्पेशली एमिड बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। रिवर का नेचुरल फ्लो बदलने से फिशेस की माइग्रेशन और ब्रीडिंग डिस्टर्ब होगी। सेडिमेंट बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जो इंडिया और बांग्लादेश के रिवर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। वाटर फ्लो चेंज होने से मॉनसून और ग्राउंड वाटर सिस्टम डिस्टर्ब होगा। फार्मिंग और पानी के सोर्स पे बुरा असर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क बढ़ रहा है, जैसे अक्टूबर 2023 में सिक्किम के चुंगथांग डैम कोलैप्स हुआ था। कंस्ट्रक्शन के दौरान हिमालयन रीजन के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। नमछा बरुआ माउंटेन के थ्रू जो टनल बनेंगे वो फ्रेगाइल इन्वायरमेंट को और डैमेज करेगा। रिवर फ्लो में बदलाव से लोकल वेदर और रेनफॉल पैटर्न्स भी चेंज होगा। चाइना के मेगा डैम प्रोजेक्ट ने सिर्फ इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल चिंताएं नहीं बढ़ाई है, बल्कि इंडिया के लिए एक वाटर सिक्योरिटी का भी सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया ने इस चैलेंज को सामना करने के लिए कुछ क्रूशियल स्टेप लिए हैं। सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक और मल्टीपर्पज़ इनिशिएटिव है, जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर कहते हैं, इस रिवर पर बनाया जाएगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है चाइना के प्रोपोज मेगा डैम के पोटेंशियल इम्पैक्ट से निपटना, फ्लड कंट्रोल और रीजनल वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करना। इस डैम की कैपेसिटी 10,000 से 11,000 मेगावाट होगा। सम्प का डिजाइन इस तरह से किया जाएगा कि ये फ्लड कंट्रोल में मदद करेगा। डैम के रिजर्वर में 9 से 10 BCM तक पानी स्टोर करके एक्सेस वाटर को रेगुलेट किया जा सकेगा। सम्प में बैरेज सिस्टम के थ्रू पानी का कंट्रोल रिलीज होगा, जिससे डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग का रिस्क कम होगा। बैरेज एक लो हेड डाइवर्जन डैम होता है, जिसमें एडजस्टेबल गेट होते हैं। इससे रिवर के फ्लो को रेगुलेट करके सडन सर्जेस से डाउनस्ट्रीम एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स और लोकल कम्युनिटी कंसल्टेशन किए जा रहे हैं। इस मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। इसके खिलाफ लोकल कम्युनिटीज़, खासकर आदी ट्राइब ने जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाई है। दिसंबर 2024 में सरकार ने प्री फिजिबिलिटी सर्वे के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस को डिप्लॉय किया। इस डिप्लॉयमेंट ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कहा। पारोंग, रियू, गेकू और सितांग गांव के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। डिस्प्लेसमेंट और इन्वायरमेंट पर होने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। कोमकर गांव में दिसंबर 2024 में लोगों ने सीएम पेमा खांडू का पुतला जलाकर अपना विरोध दिखाया। उनका कहना था कि चुनाव से पहले सीएम ने जनता से सलाह मशवरा का वादा किया था, लेकिन अब बिना उनकी सहमति के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है।
नोटिस ह्यूमन राइट जैसे संगठनों ने CAPF के डिप्लॉयमेंट को इंटिमिडेशन टेक्टिक बताया। उन्होंने सरकार से शांतिपूर्ण संवाद और कम्युनिटी की सहमति के बिना किसी भी कदम को न उठाने की मांग की। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग ने कहा कि 70% लोग प्रोजेक्ट के पक्ष में है और विरोध करने वाले कुछ लोग बाहर के प्रभावित है, लेकिन ADP जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने CAPF डिप्लॉयमेंट को एंटी पीपल करार दिया और सरकार से संवेदनशील अप्रोच अपनाने की मांग की। सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम SIFF ने CAPF को तुरंत हटाने, सर्वे इक्विपमेंट को वापस लेने और बिना कम्युनिटी के सहमति के किसी भी सर्वे या कंस्ट्रक्शन को रोकने की मांग की। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से 1.5 लाख लोगों का रिहेबिलिटेशन होगा, जो उनके जीवन और संस्कृति पर प्रभाव डालेगा। सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक तरफ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज़ के जीवन, संस्कृति और अधिकारों का सवाल उठाता है। क्या सरकार और लोगों के बीच संवाद से इस समस्या का समाधान हो सकता है या फिर ये विरोध और बढ़ेगा? SUMP एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच है जो एनर्जी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस को कंबाइन करता है, एंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। 2006 में इंडिया और चाइना के बीच एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मेन एम है ट्रांसबाउंडरी रिवर जैसे ब्रह्मपुत्र पर कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। हर साल मीटिंग होती है जिसमें वाटर डाटा, रिवर फ्लो और फ्लड रिस्क पे डिस्कशन होते हैं। चाइना अब स्ट्रीम से मानसून सीजन में डेली रिवर डाटा शेयर करता है, जिससे इंडिया को फ्लड वार्निंग और प्लानिंग में मदद मिलती है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो। ELM कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, यानी अगर चाइना कभी डाटा ना दे तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जैसे 2017 डोकलाम स्टैंडऑफ के दौरान चाइना ने डाटा देना बंद कर दिया था, जिससे असम और अरुणाचल में फ्लड सिचुएशन और सीरियस हो गया था। इंडिया समझता है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ उसका नहीं, बांग्लादेश जैसे और भी कंट्रीज की लाइफलाइन है, इसलिए इंडिया ब्रॉडर कोऑपरेशन में भी इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया अब ग्लोबली ये इशू रेस कर रहा है कि अपस्ट्रीम कंट्रीज जैसे चाइना को डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए। ELM सिर्फ एक डायलेक्ट मैकेनिज्म है। इंडिया अब लीगल फ्रेमवर्क भी चाहता है जिससे वाटर शेयरिंग प्रेडिक्टेबल हो। बायलैटरल ट्रीटी प्रपोजल जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ है, वैसे ही चाइना के साथ एक फॉर्मल लीगल ट्रीटी की ज़रूरत है। इंडिया UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस को इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज को बेस बनाकर ट्रीटी प्रपोज कर सकता है। अगर लीगल ट्रीटी होती तो कोई भी डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता। इंडिया का अप्रोच क्लियर है, बिना कॉन्फ्रोंटेशन के डिप्लोमेटिक, रीजनल और लीगल टूल्स का यूज़ करके अपने पानी और इन्वायरमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब तक कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं होती, तब तक डाउनस्ट्रीम देशों के लिए हर मेगा प्रोजेक्ट एक अनसर्टेनिटी का रीजन बन सकता है। आगे चल के कोऑपरेशन या कंपटीशन दोनों का फैसला डायलॉग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फेक स्टूडेंट कल्चर का ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।